गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी? बढ़िया हो? कल हमने मानसून पढ़ा था और मानसून कितने प्रकार से वर्षा करता है अपने भारत में? कितने प्रकार से? एक तो मानसून के आगमन के समय बारिश होती है और एक मानसून के विवर्तन या जाते हुए मानसून के समय में बारिश होगी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मानसून का आगमन, और मानसून का आगमन किन समय में हुआ था? मानसून का आगमन ये कब से कब तक होता है? 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक। इस समय क्या स्थिति होती है? 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक जब हम पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। जब सूर्य क्या होगा भाई? गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो सूर्य कहां पर लंबवत होगा? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत होगा। तो जिससे यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा भाई? कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। और इधर जो दक्षिणी गोलार्ध है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, यहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। जिससे हवाओं का रुख कैसे हो जाता है? ये हवाएं कुछ इस प्रकार से चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हवाएं जब समुद्र को क्रॉस करके सतल भाग की ओर जाएंगी तो आगे ये चलते हुए क्या कर लेती हैं? जब समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो अपने साथ में जल ग्रहण कर लेती हैं और सतल भाग पर पहुंचकर वर्षा करती हैं। इस प्रकार से मानसून का आगमन। और मानसून का आगमन कौन सी दिशाओं से हुआ था? कौन सी दिशाओं से हुआ था? ये इस प्रकार से अपना इंडिया रहेगा। ये मानसून कैसे है? इस हवाओं का रुख कुछ इस प्रकार से है। तो दिशाओं के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यहां पर दिशा कौन सी आती है? साउथ। और यहां पर कौन सी है? वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून। सबसे पहले मानसून भारत में कहां पर पहुंचता है? अंडमान निकोबार में। और उसके 1 वीक के बाद में केरल तट पर पहुंचता है भाई मानसून। और ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जब केरल के मालाबार तट पर पहुंचेगा तो मानसून क्या होता है? 2 शाखाओं में बंट जाता है। कौन सी 2 शाखाएं होंगी? एक तो आएगी अरब सागर की शाखा और एक आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागर की शाखा है इसको हमने फिर से 3 भागों में बांटा था। जो पहली शाखा है वो कहां पर आती है? 1 जून के आसपास या जून के प्रथम वीक में केरल से टकराती है और क्या करती है अभी? बहुत ज्यादा बारिश करती है। और बारिश इस क्षेत्र में बारिश कर रही है, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है? यहाँ इस से बारिश नहीं हो पाती है। ये क्या है? एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। जो सेकंड शाखा है ये 10 से 15 जून तक या 5 से 10 जून तक 1 वीक के बाद में महाराष्ट्र की ओर पहुंचेगी और ये महाराष्ट्र में बारिश करेगी और मध्य भारत में बारिश करती है। जबकि छत्तीसगढ़ की जो बेसिन घाटी है ना, वो क्या रहती है? वृष्टि छाया क्षेत्र में शामिल हो जाती है। तीसरी शाखा मध्य जून तक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में पहुंचेगी और उसके बाद में ये अरावली के साथ साथ आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बारिश करेगी। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। इससे ये टकरा जाती है, इससे आगे ये नहीं जा पाती। फिर जो नेक्स्ट में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा थी ये इस प्रकार से आगे चली जाएंगी। ये आगे चलती हैं तो ये भाई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती हैं या नहीं करती हैं? ये वर्षा नहीं करती हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये पूर्वी घाट के समानांतर हो जाती है, जिससे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश अभी भी नहीं हुई है। ना ही तो ये अरब सागर की शाखा से हो रही है और ना ही किससे हो रही है? बंगाल की खाड़ी से। यानी कि ये अभी हाल फिलहाल में सूखे पड़े हुए हैं। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ से एक पर्वत मिलता है। कौन सा पर्वत मिलता है? अराकोनयोम पर्वत। ये कहाँ पर है? भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। जब ये इनसे टकराएंगी ये हवाएं, तो ये हवा टकराने के बाद में क्या होगा? ये दोबारा से पुनः भारत की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। जब ये मुड़ेंगी तो इसमें से एक शाखा तो सीधा सीधा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की तरफ आकर ये शिवालिक के क्षेत्र में टकराती है और जिससे बहुत ज्यादा भयंकर बारिश होती है। जिससे भी कौन सी नदियों में बाढ़ आती है? जितनी भी हिमालयी नदियां होती है ना, एक तो घग्गर आएगी, घग्गर के बाद में यमुना नदी में भी इसमें बाढ़ आती है। जो गंगा की सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, गंगोत्री, इन सभी में क्या है? अब भी जल बहुत ज्यादा उफान पे चल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ से
आगे चलते हैं। जो मानसून अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा जब दोनों आपस में टकराती है, शिवालिक क्षेत्र में टकराती है, और वहीं से क्या है, ये नदियों का उद्गम होता है। तो इस प्रकार से मानसून का आगमन हो चुका था। यह मानसून का आगमन यहाँ पर कौन से, अगर देशी हिसाब से या हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन से महीने में आती है, ये सावन में आती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सावनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसे मानसून को कहते हैं या नहीं कहते? मानसून का आगमन, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सावनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। मानसून का आगमन, ये लाइन भी आप लिख लो भाई। इस वर्षा को सावनी वर्षा कहा जाता है। बस यही लाइन और लिखनी है। जो मानसून का आगमन था उसमें एक लाइन और लिखनी है कि इस जो मानसून का आगमन है, ये वर्षा हो रही है, इसको क्या कहा जाता है, इसे सावनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। तभी तो अभी एक स्टेटस ज्यादा चलेगा ना, हाल फिलहाल में चलना स्टार्ट होने वाला है। भी सोन दी जड़ी लगी, सोन दी जड़ी भी, सोन दी जड़ी दे पीछे तेरे नाल नचने नु जी करदा, बहुत चलेगा ये हाल फिलहाल में, ट्रेंडिंग में रहेगा ये स्टेटस। हाँ, देखते रहना। अब इंस्टा की रील पे तो भाई कोई जना खड़ा, बारिश हो रही होगी, कोई छत पे खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, और ये ट्रेंडिंग में रहेगा। मानसून का आगमन और मानसून से पूरे भारत में वर्षा हो चुकी है। अब क्या होगा, यही मानसून का निवर्तन होगा, और निवर्तन होगा तो ये कौन सी दिशाओं से मानसून आएगा। अब क्या रहेगा, मानसून का निवर्तन ये कब से कब तक होगा, 1 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। पहले मानसून कहां से आया था, साउथ और वेस्ट, यहां से आ रहा था। यहां पर कौन सा है, अब ये नॉर्थ और ईस्ट। अब पोजीशन बदल चुकी है, पोजीशन बदलेगी तो हवाएं क्या होगी भाई, रुख बदलेंगी, और ये हवाएं कहां से आएंगी, अब ये हवाएं इस प्रकार से आना स्टार्ट हो जाएंगी भाई, यानी कि मानसून का निगमन। और इसे हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जान सकते हैं इसे, मानसून का निवर्तन। या मानसून तो वही है, मानसून क्या, एक हवा, और जिसका कार्य क्या रहता है कि ये एक निश्चित समय तक एक दिशा में चलती है और उसके बाद में एक निश्चित दिशा में अपोजिट दिशा में चलती है। तो ये एक मानसून थी। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अरबी भाषा से हुई, जिसका अर्थ यही है कि ऋतुओं के साथ में हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होना। तो मानसून का निवर्तन, और ये कौन सी दिशाओं से अब आएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट से आएगा। अब ईस्ट से आएगा, बात कहाँ की आ चुकी है, सितंबर की आ चुकी है। अपने गर्मी खत्म होने को हो जाती है सितंबर में, और सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। और अब गर्मी कहाँ पर बढ़ेगी, गर्मी कहाँ पर बढ़ेगी, 0 डिग्री, और 0 डिग्री यहीं से आगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और नीचे आती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। जब गर्मियों में सूर्य 23.5 डिग्री पर लंबत था तो हवाओं का रुख कैसे था, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर था। अब सितंबर में अपने सर्दी आना स्टार्ट हो जाएगी तो सूर्य क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते चलते जब पूरा दिसंबर आ जाता है तो यहाँ पर इस समय मकर रेखा पर लंबत हो जाता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में तो क्या है, गर्मी हो जाती है, और अपने यहाँ पर क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है। तो ठंड होने से यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन चुका है, अब हाई प्रेशर, और नीचे कौन सा प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर। और हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि ठंड से गर्मी की ओर चलती है। तो ये इस प्रकार से जाएंगे ना अभी, और ये आगे चली जाएंगी कुछ इस प्रकार से। और ये टेढ़ी क्यों हो जाती हैं, टेढ़ी क्यों हो जाती हैं,
ये कोरोलिस बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी अपना घूर्णन के कारण रोटेशन चलती रहती है, तो ये इस प्रकार से जाएंगी तो क्या होगा, एक बार इसको नोट कर लो भाई थोड़ा सा रफली, तो नहीं अच्छे से नोट कर लेना, समझने में आसानी होगी। सूर्य कहां पर लंबत है, अब इसको यहां पर सूर्य दर्शा लेना भाई, ये क्या है, एक सूर्य, हाँ जी, यहां पर लो प्रेशर और इधर हाई प्रेशर है। हाँ बना लिया भाई। अब एक बात और समझना आप लोग थोड़ा सा, ये हवाएं भारत में आएंगी तो क्या वर्षा करेंगी ये, या कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, करेगी। चलो एक मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप दिखाता हूं यहां से, और मान के चलिए कि ये हवाओं का रुख कैसे है, ऐसे ही आ रही है ये, यानी कि इस इंडिया को पार करेंगी 0 डिग्री के पास में, फिर ये आगे ऐसे चली जाएंगी, इस प्रकार से ये हवाएं आ रही हैं। ये हवाएं क्या है भाई, अब भारत में वर्षा करेंगी या नहीं करेंगी, थोड़ा सा अपने विवेक का यूज कीजिए और बताइए कि ये हवाएं भारत में वर्षा करती है या नहीं करती है। सारे भारत में करेगी क्या, क्यों, जब हमने देखा कि मानसून समुद्र के ऊपर से आ रही होती है ये हवाएं, तो क्या करती हैं अभी अपने साथ में जल ग्रहण करती हैं, जबकि अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं सतल भाग से आ रही हैं, तो अभी इनके साथ में क्या है, हवाएं सूखी हैं, किसी प्रकार की नमी नहीं है, तो ये वर्षा नहीं करेंगी। जैसे ये और आगे बढ़ती जाएंगी, दिशाएं कैसी होगी इनकी, कुछ इस प्रकार से ये आगे बढ़ेंगी, यहां से बढ़ती जाएंगी। जैसे ये इधर से बंगाल की खाड़ी से ऊपर आगे बढ़ेंगी ना, तो यहां से क्या कर लेती हैं, अब ये जल सोखने का काम करती हैं और जाते समय तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बरसात करती हैं। अब इस समय तमिलनाडु क्या है, अभी सारा सूखा था, लेकिन अब वर्षा हुई है वहां पर जाकर, और यह प्रश्न पूछा जाता है अभी लौटती हुई मानसून वर्षा कहां पर करती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। बात आई समझ में, चलो जी, अब इसके आगे लिखेंगे क्या क्या जो बातें आई है, उसी को तो दोबारा से लिखना है। मानसून का निवर्तन क्या होगा कि जब सूर्य मकर रेखा पर लंबत होगा, तो इससे क्या है भाई, दक्षिणी गोलार्ध में तो गर्मी बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि निम्न दाब बढ़ जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब बढ़ जाता है, जिससे हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबत होता है, तब दक्षिण गोलार्ध में निम्न दाब बढ़ जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब बढ़ जाता है।
जिससे हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू हो जाती हैं। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। ये भाई मानसून क्या है, लौट चुका है, मानसून का निवर्तन हो चुका है। कितने समय की बात हो चुकी है, 1 जून से लेकर 1 दिसंबर तक मानसून आया और मानसून गया। अब जो बचे हुए 6 महीने हैं, अब उनमें देखेंगे भी वर्षा कहां से होगी। ये कर लिया नोट सभी ने? चलो जी जल्दी जल्दी नोट करो। लौटता हुआ मानसून कहां पर वर्षा करता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। भाई पर्सन बस यही याद रख लेना, और बातें समझने वाली हैं कि भी हवाएं, इनका रुख कैसे बदला, इनके पीछे कारण क्या हुआ है। नेक्स्ट में अब 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक जो भारत में वर्षा होती है, या उत्तर भारत में जो वर्षा होती है, वो कहां से होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। सर्दियों में वर्षा कहां से आती है? सर्दियों में वर्षा कहां से आती है? होती है जनवरी फरवरी में। ये ऑप्शन नहीं होगा, उस समय बादलों से वर्षा होती है। हाँ, अब जिक्र करेंगे पश्चिमी विक्षोभ। नाम सुना है आपने? क्या है ये पश्चिमी विक्षोभ? जो सर्दियों में वर्षा होती है, या इसका टाइम पीरियड होता है 1 दिसंबर से लेकर 1 मार्च तक। 1 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ क्या है? जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी, उसमें यह देखा था कि पृथ्वी को हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, और उसके बाद में 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा आती है। जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच में जो हवाएं चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो हवाएं चलेंगी, उसको किस नाम से जानते हैं? हम व्यापारिक पवनों के नाम से जानेंगे, व्यापारिक पवने। और जो उसके ऊपर 23.5 से लेकर 66.5 के मध्य में जो हवाएं चलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ पवने। 23.5 डिग्री से ऊपर क्या हो जाता है भाई? ठंड आना स्टार्ट हो जाती है। यही कारण है क्यों गर्मी ऊपर कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो पछुआ पवने ही नाम इनका क्यों दिया गया? अपने भारत के अकॉर्डिंग देखें तो भाई, या पूरे पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखें तो इसको भी पछुआ पवने ही क्यों नाम दिया गया? क्या कारण है इसके पीछे? चलती है अपने
पूर्वी हवा चलती है, पछुआ हवा चलती है। तो जब पृथ्वी को इसी प्रकार से भागों में बांटते हैं तो यहाँ पर दिशा कौन सी आती है? पश्चिम, और यहाँ पर कौन सी आती है? पूर्व। तो इनका डायरेक्शन क्या रहता है कि ये हवाएं हमेशा इस डायरेक्शन में चलती हैं भाई। जब इसी कारण से इसको क्या कहा गया? पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। और इसी से जब ये बारिश आगे आएगी तो क्या हो जाता है? इसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। अब सर्दियों में ही बारिश क्यों आई भाई? यहाँ पर इसके पीछे कारण क्या हुआ? सर्दियों में इस हवाओं के कारण क्या हुआ कि अपने भारत में वर्षा हो जाती है? क्या चीज? हवाएं आती तो हैं, कारण क्या है उसके पीछे? जब शुरुआत में हमने देखा मानसून क्या है, मानसून एक प्रकार की हवा है जो ऋतुओं के साथ में बदलती रहती हैं। ये मानसून की स्थिति में कहाँ कहाँ पर मिली थी? कुछ यहाँ पर मिली थी, कुछ इस जगह पर मिलती हैं। उसके बाद में अफ्रीका था, मेडागास्कर था, ऑस्ट्रेलिया था, ये अपना भारत वाला क्षेत्र है कि इसी क्षेत्र में ये हवाएं चलती हैं। और ये क्षेत्र भूमध्य सागर वाला भी क्षेत्र था। इसमें जब हमने देखा था कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र को छोड़कर जितने भी क्षेत्र में वर्षा होती है, कब होती है? गर्मियों में वर्षा होती है। यहाँ पर गर्मियों में वर्षा हो रही थी। जब ये इधर नीचे जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ये इधर जाएगा तो ये 0 डिग्री से आगे हो चुका है, सूर्य इधर ही लंबवत है, तो यहाँ पर वर्षा कैसे होगी? गर्मियों में ही होगी। जबकि एक अपवाद आता है हमारे पास में, जो भूमध्य सागर आता है ना, यहाँ पर वर्षा सर्दियों में होती है मानसून की वजह से। ये नेचर की देन है, पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो भूमध्य सागर पे जो मानसून आता है उससे वर्षा सर्दियों में होती है। और अब आप इसे देखोगे ना मैप से, क्या हो रहा है? भूमध्य सागर कहाँ से कहाँ तक आता है? भूमध्य सागर ये 23.5 डिग्री है और इसके ऊपर ये 66.5 कहाँ पे होगा भाई? ये तो बहुत आगे तक है, यहाँ तक। और ये हवाएं कैसे चल रही हैं? अब यहाँ पर वर्षा हो रही है सर्दियों में और ये हवाएं इस प्रकार से आगे चलती जा रही हैं। और भारत में 23.5 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पर अभी 23.5 डिग्री। और इससे ऊपर जब ये आगे आएगी तो क्या करेगी भाई? पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा करती है। पश्चिमी विक्षोभ क्यों? यहाँ पर दिशा कौन सी है? ये पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चल रही है, इसीलिए इसका नाम जाना गया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आई बात समझ में? यही कारण है। बस भाई, जो बातें समझी है उसी को तो अब नोट करना है, कर लो नोट। हाँ हाँ, क्या? ये तो भाई बस नेचर की देन है। जैसे एल नीनो ला नीनो बढ़ती है, आज तक वैज्ञानिक उसका पता नहीं लगा पाए भी क्या कारण होता है उसके पीछे। क्या बताना है? दोबारा से बताना है। शॉर्ट में बता देंगे। ये जितने भी जगह है ना, यहाँ पर वर्षा होती है सर्दियों में, लेकिन भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में क्या होती है? यहाँ पर गर्मियों में होती है और यहाँ पर सर्दियों में होती है। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च या 15, यहाँ पर तो दिसंबर में भी होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आती है अपने जनवरी या फरवरी तक है। और इसी क्षेत्र में ये 23.5 डिग्री है भारत वाला, और 23.5 से ऊपर कौन सी पवनें चलती है? पछुआ पवनें चलती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। और इस समय क्या है? यहाँ पर भाई बारिश हो रही है, तो ये बारिश यहाँ पर हो रही है और ये पवनें इधर चलेगी तो क्या होगी? अपने साथ में बारिश को भी क्या कर लेती है? नमी ग्रहण कर लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। आई बात समझ में? और इसी कारण से पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। यही नॉर्मल सी बात थी, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी। और यहां से एक बात और भी देखोगे ना तो समझ लेना, खाड़ी क्या होती है? खाड़ी, खाड़ी 3 ओर से भूमि से घिरा हो। ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत यहाँ से भी हो रही है। लेकिन जब ये हवा और आगे से चलेगी ना तो यहाँ से अपने ये फारस की खाड़ी आती है, इसके ऊपर से गुजरती है। कुछ इन
बारिश का भी साथ में नमी है, और लेकिन जब ये फारस की खाड़ी से और आगे गुजरेगी ना, तो यहीं से भी कुछ ना कुछ ये नमी ग्रहण करती है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है भी ये कहाँ से आती है, तो फारस की खाड़ी से आती है। खाड़ी वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, जल का वह भाग जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। बस अभी अब नोट कर लो, आप कर लोगे या करवाना पड़ेगा? पश्चिमी विक्षोभ का जन्म शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में होता है, क्षेत्र में होता है, और पछुआ पवनों के कारण फारस की खाड़ी से फारस की खाड़ी से चलेगा, कौन से देश में वर्षा करेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए भाई। यहां पर देश आता है, इराक आता है भाई, फिर ईरान आएगा, फिर अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, और उसके बाद में भारत आएगा भाई। जब ये इसी दिशा में आगे चल रही है तो सथल भाग आ चुका है। सथल भाग में यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी। जैसे जैसे ये आगे चलती जाएगी तो इसमें क्या है भाई, बारिश करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि सथल भाग में भी बारिश करने की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आगे चलेगी तो हवाएं क्या है भाई, जो नरम हवाएं हैं या वो आगे धीरे धीरे चलेंगी तो सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, गर्म हवाओं में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके आगे चलती है तो यह इराक, ईरान, पाकिस्तान और फिर भारत में, बाद में भारत में वर्षा करती है। फारस की खाड़ी से इराक, ईरान, कहां से, पश्चिमी विक्षोभ का जन्म शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र से होता है, और ये पछुआ पवनों के कारण फारस की खाड़ी से इराक, ईरान, पाकिस्तान और भारत में वर्षा करती है। और भारत में वर्षा करती है। तो जब ये पश्चिम से आएगी और 23.5 डिग्री से ऊपर आएगी तो कौन से राज्य में सर्वाधिक वर्षा करेगी? ये पंजाब में करेगी। पंजाब में 25 सेंटीमीटर वर्षा, और उसके बाद में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सेंटीमीटर वर्षा करती है। पंजाब में 25 सेंटीमीटर वर्षा, और पश्चिमी यूपी में 4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वर्षा का स्थानीय नाम क्या है भाई? स्थानीय नाम क्या है? इस वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जिस प्रकार से मावठ, इसे, इस वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। इस वर्षा को स्थानीय भाषा में
मावठ कहा जाता है। ये कौन से महीने में आ रही है? ये कौन से महीने में आ रही है? जनवरी और फरवरी में आ रही है। यहां से कौन से फसल के लिए लाभकारी होगी ये? कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है ये? रबी क्रॉप्स के लिए। कौन सी आती हैं रबी में फसलें? गेहूं। कौन सी फसल आएगी यहां से बताइए? लिखा ही नहीं आपने। हाँ, सरसों, चना, जौ, यानी कि जो भी जनवरी फरवरी में यहाँ पर फसलें बोई जाती है उसके लिए लाभकारी होती है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ये मावठ की वर्षा है, कौन सी फसल के लिए नुकसानदायक है? कौन सी फसल के लिए नुकसानदायक है? आपके ऑप्शन है ये भाई, ये नोट कर लिया ना सभी ने भी? यह रहता है किसी का? चलो कोई बात नहीं भाई। गेहूं, जौ, चना, कपास और सरसों। कौन सी फसल के लिए ये नुकसानदायक है? हाँ, 5 ऑप्शन है। कौन सी फसल के लिए ये नुकसानदायक है मावठ की वर्षा? हाँ नहीं, और आंसर एक ही है, कपास के लिए। क्यों है कपास के लिए भाई? कपास तो अपने नवंबर दिसंबर में खत्म ही कर देते हैं। हाँ, ये तो कर देते हैं भाई, खत्म कर देते हैं या नहीं करते? सरसों आएगी, गेहूं आएगा। तो लॉजिक क्या है उसके पीछे, ये बता दीजिए हमें, लॉजिक क्या है? ये जो मावठ की वर्षा है कौन सी फसल के लिए नुकसानदायक है, ये आपके ऑप्शन है। अगर आप कपास बोल रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ, कपास उस समय होती नहीं है। अरे सभी के सभी खेती वाले घर से ही हो, कोई यहाँ बिजनेसमैन तो आया नहीं। कभी घर वालों के साथ में खेत में भी चले जाए करो। हाँ, हाँ भाई, किसके साथ में हो? गेहूं के साथ में कौन कौन है? गेहूं के साथ में? हाँ, उत्तर तो इसमें से देना होगा। चलो जी, ये जो मावठ की वर्षा है ना, ये कपास के लिए भी नुकसानदायक है। हाँ जी, हैं? यह वर्षा गेहूं, जौ, चना और सरसों के लिए लाभकारी होती है। और सरसों के लिए लाभकारी होती है। और नुकसानदायक किसके लिए होगी? कपास के लिए। बात आएगी कि हरियाणा में भाई उस समय कपास नहीं होती, लेकिन जो अपने हरियाणा से गुजरात में गए हैं ना, उनसे पूछ लेना कि हरियाणा में नवंबर दिसंबर में जब हम कपास की खेती खत्म करते हैं तो उस समय वहां पर कपास बोई जाती है। एग्जामिनर हरियाणा से नहीं, विदेशों से भी प्रश्न पूछता है। हिमाचल में सेब की फसल के लिए लाभकारी है।
सेब की फसल के लिए लाभकारी है। और कोई इसका अन्य फायदा भी हो सकता है क्या? जो सर्दियों में अपने बारिश हो रही है उत्तर भारत में, तो इसका और अन्य फायदा क्या मिल सकता है हमें? हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिरती है क्या? बर्फ गिरती है, जिससे क्या है कि हिमालय से आने वाली नदियां 12 मासी या सतत वाहिनी बनी रहती हैं। यह फायदा भी पूछा गया था अभी उपरोक्त में से कि माउंट के वर्षा है या सर्दियों में जो वर्षा होती है उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिरती है जिससे हिमालय की नदियां 12 मासी बनी रहती हैं। हिमालय की नदियां बारहमासी बनी रहती हैं। ये इसका फायदा है अभी पश्चिमी विक्षोभ। सीधा सिंपल प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि सर्दियों में जो बारिश होती है किस वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। और ये किसके लिए, कौन सी फसलों के लिए लाभकारी है? गेहूं, जौ, चना और सरसों के लिए लाभकारी है। जबकि नुकसानदायक की बात करेंगे तो ये कपास की फसल के लिए नुकसानदायक है। हिमाचल में सेब की फसल के लिए लाभकारी है। और हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिरती है जिससे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो 12 मासी बनी रहती हैं। नेक्स्ट में कौन सी आएगी? मानसून पूर्व वर्षा। और ये मानसून पूर्व वर्षा है, इससे ये वर्षा कैसे होती है? अभी ये एक चक्रवात के जरिए होती है। और चक्रवात क्या होता है? चक्रवात क्या होता है? हाँ भाई, चक्रवात क्या होता है? मानसून पूर्व वर्षा। टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका? 1 मार्च से 1 जून तक, यानी कि पूरे साल भारत में वर्षा करवा दी है भाई। और ये वर्षा कैसे होगी? इस वर्षा को भाई मानसून से पूर्व की वर्षा कहा जाता है। इससे जो वर्षा होती है वो चक्रवात से होती है। और इसे अलग अलग जगह पर भाई अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इस समय वर्षा मानसून से पहले होती है। जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहां जहां पर जो जो फसलें ज्यादा होगी ना उसे इसी नाम से जाना जाएगा। जैसे असम में भाई कौन सी फसल ज्यादा होती है? चाय। तो इसे असम में चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है भाई। असम, और असम में किस नाम से जाना जाएगा? चाय वर्षा। यह प्रश्न पूछा गया है भाई। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है भाई। वेस्ट बंगाल काल बैसाखी। उसके बाद आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? कहां भी होते हैं? केरल। तो केरल में इसे किस नाम से जाना जाएगा?
आमर वर्षा के नाम से जाना जाएगा। केरल आमर वर्षा, मैंगो सावर। कॉफी कहां पे होती है? कॉफी कर्नाटक, तो कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक कॉफी वर्षा कहा जाता है। और कौन सी फसल और भी होती है क्या कहीं पर भी, या नहीं होती? ये इसके स्थानीय नाम रहते हैं। 4 नाम है, चारों के चारों पूछे गए हैं। असम में चाय होती है तो चाय वर्षा, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, केरल में अमर वर्षा, और कॉफी कहाँ पे होती है? कर्नाटक में, तो इसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब एक बात और आती है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान के चलिए कि ये हमारे पास मानसून पूर्व वर्षा है। मानसून पूर्व वर्षा पिछले साल क्या था कि जो मार्च और अप्रैल था, मई थी, उसमें क्या थी? निरंतर आगे चलती रही थी, निरंतर चलती रही थी। तो उससे क्या होता है? गर्मी नहीं होगी, और गर्मी नहीं होगी तो यहाँ पर क्या है अभी? लो प्रेशर नहीं बन पाता है उत्तरी गोलार्ध में। यही कारण होता है ना कि पिछली बार मानसून की अपनी वर्षा नहीं हुई थी, यही कारण था। जब यहां पर लो प्रेशर बनेगा और हाई प्रेशर कहां पे होगा? लो प्रेशर। लो प्रेशर के बाद में हाई प्रेशर इधर होता है। अगर ये लो प्रेशर ना बने, ये एक मानसून पूर्व वर्षा है, निरंतर जारी रहे, ठंड की ठंडी रखे, तो ये लो प्रेशर नहीं बनेगा, गर्मी की वजह से गर्मी नहीं हो पाएगी। तो ये हवाएं क्या होती हैं? चलना तो इसको ऐसे चाहिए था, यहां पर हवा नहीं बन पाई, लेकिन इसके पीछे कारण क्या और हो जाता है कि जैसे हम पृथ्वी को देखते हैं कि ये क्या है भाई? गोल है, इसको थोड़ा सा और इधर घुमाएंगे तो ये जो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, अगर ये थोड़ा सा ग्लोब होता तो ये क्या होता है अभी? इधर चलकर इधर आ जाएगा क्या? हाँ, अगर यही है कि ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये चलकर इधर आ जाएगा। सभी को पता है कि पृथ्वी गोल है। तो यहां से एक आपने मरुस्थल का नाम सुना होगा पेरू में, जिसका नाम आता है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, हाँ जी। अगर बाय चांस इधर अपने लो प्रेशर ना बने, इधर क्या है? हाई प्रेशर, तो ये तो रहना ही है। इधर क्या हो जाता है कि ये लो प्रेशर, ये गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं अभी? इस तरफ अपना रुख कर लेती हैं, इस तरफ अपना रुख कर लेती हैं। और इस क्षेत्र में क्या होगा? बारिश होगी। बारिश होने के बाद में घास उगेगी। घास उगने के बाद में इसका टेम्परेचर क्या है? थोड़ा सा हाई होगा। और इधर फिर भाई बाई चांस ये वर्षा नहीं आई तो यहाँ पर लो प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद में ये दोबारा से इधर की ओर आती हैं भाई, ये इधर की ओर आती हैं यहाँ से। और इसे क्या कहा जाता है? जो इधर से ये जाएगी इसको बोला जाता है एल नीनो। यानी कि जब जो मानसून की पवनें हैं अटाकामा मरुस्थल की तरफ चलती हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? एल नीनो। और ये पुनः उसके बाद में जब उत्तरी गोलार्ध की ओर चलेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? ला नीनो। और ये एल नीनो और ला नीनो कब बनते हैं इसके बारे में भाई किसी को नहीं पता। वैज्ञानिकों ने एक बार 1980 में जानने की कोशिश की थी कि ये कैसे बनेगा। कुछ इधर से ही आए थे भाई वैज्ञानिक, और इस जगह पर बताते हैं कि 1980 से लेकर 1996 तक उन्होंने क्या था? जहाज खड़ा रखा भाई, ये एल नीनो कब बने ना बने। 16 साल तक उन्होंने वेट किया, और भाई बाद में तो क्या थे? इंतजार करते करते चले गए, मरे नहीं है, चले गए भाई, कोई ना भाई ये बनेगा ही नहीं। जैसे ये अपना जहाज लेकर गए 1997 में ये एल नीनो बन गया था भाई। उसके बाद क्या हुआ भाई? उन्होंने दोबारा से सीरियस लिया या नहीं लिया, उसके पीछे ये कारण नहीं जान पाए। लेकिन एग्जामिनर इतना जरूर जानता है कि जब ये हवाएं अटाकामा मरुस्थल की तरफ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एल नीनो। और ये पुनः से उत्तरी गोलार्ध में आएगी तो उसे क्या कहा जाता है? ला नीनो। दो नाम है एल नीनो और ला नीनो,
उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। अपने को इतनी ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है, कब बनती है, क्यों बनते हैं, कहां से बनते हैं, 2 प्रश्न है वो ठीक कर लेने हैं भाई। कभी कभी हमारा मानसून कभी कभी हमारा मानसून अटाकामा मरुस्थल की ओर चला जाता है, की ओर चला जाता है, जिसे एल नीनो कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। और जब ये मानसून सामान्य स्थिति में आएगा तो उसे क्या कहेंगे, ला नीनो कहेंगे भाई। फिर दोबारा सामान्य स्थिति होती है, तब उसे ला नीनो कहते हैं। मानसून का जाना एल नीनो और मानसून का आना ला नीनो। आप एक छोटा सा रफली मैप बना लेना एल नीनो और ला नीनो का, कुछ इसी प्रकार से जैसे तैसे हो भाई, अपने ही हैं, आपके नोट्स आपको ही देखने और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसा भी बने बना लेना और जिससे आसानी हो जाए। ये क्या होगा, एल नीनो और ये होती है ला नीनो। अगर इनको याद रखोगे तो क्या होता है, भी अपने यहाँ पर इंडिया में बारिश नहीं हो रही है तो ये आते हैं ना कि भी बारिश ले आओ भी, कुछ ना कुछ समाधान करो भाई, दिक्कत ज़्यादा है। तो ये ला वर्ड है ना, इसी में पहले आ रहा है, तो ला नीनो यानी कि स्थिति क्या है, सामान्य हो रही है। और अगर ये इधर चली जाए तो एल नीनो, कोई अपना अनहोनी काम हो जाए, अपन ये बात नहीं बोलते एल है यही बोलते हैं ना, एल है, यही बनना हो गया, यही होनी के, यही चीज़ तो बेरो ही ना हो पहले ही। तो ये चीज़ें एल नीनो, इससे रिलेट कर लेना दोनों शब्दों को। और ये मानसून का आना जाना यानी कि पूरे 12 महीने भारत में वर्षा करवा ली है भाई।